बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 21 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे उन दो अहम तरीन फैसलों के बारे में जिनका ऐलान आज होना है और ये दो फैसले पाकिस्तान को तब्दील कर देंगे। एक फ़ैसला दिन 2 बजे सुनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से। और फिर इस फैसले के 3 से 4 घंटे के बाद एक और फैसला सुनाया जाएगा जो बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखने या ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के हवाले से फ़ैसला सुनाएगी। दोनों डिसीजंस जो हैं बहुत ही अहम हैं पाकिस्तान के लिए और इसके हवाले से चंद अहम तरीन चीज़ें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। ख़ास तौर पर जो तोशा खाना रेफरेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है उस के हवाले से जो 10 बड़े दावे हैं जो किए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 10 अहम दावे जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर आखिर में हम बात करेंगे उस जंग के बारे में जो कि आज ख़त्म नहीं होगी। इस जंग ने जारी रहना है और इस जंग के कुछ अहम तरीन पहलू हैं। पहले आगाज़ में आई एम श्योर कि एवरीबडी नोज़, ज़्यादातर लोगों को मालूम है ये तोशा खाना रेफरेंस है क्या। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है, उसको तोशा खाना कहा जाता है। तोशा खाना का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ओहदों पे मौजूद लोग हैं, जब वो बैरूनी दुनिया में कहीं भी विज़िट करते हैं, किसी मुल्क का जाते हैं या उनकी मुलाकातें होती हैं जो दीगर बैनुल अक़वामी ममालिक जो हैं उनके सरबराहान के साथ, उनके डिफरेंट फंक्शनरीज़ के साथ, तो वो तोहफ़े तहाइफ़ जो है उनका तबादला होता है। अब उस तोहफ़े के हवाले से कानून ये है कि जो भी गवर्नमेंट फंक्शनरी है उसको जब वो तोहफ़ा मिलेगा वो लाकर उसको उस डिपार्टमेंट में तोशा खाना में जमा करवा देगा। अब क्योंकि उस शख्स को, क्योंकि वो कुर्सी पर मौजूद था, उसको ये तोहफ़ा दिया गया। अब उसके लिए कानून ये है कि अगर तो उसकी कीमत 30,000 रुपये से कम है तो फिर आप उस तोहफ़े को डिक्लेयर करने के बाद, बताने के बाद, जमा करवाने के बाद, कानून और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद आप उसको रिटेन कर सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं। और फिर जब वो आपके पास मौजूद है आप उसको इस्तेमाल करें, आप उसको बेच दें, आप आगे किसी को गिफ्ट दे दें, ये आपका अपना ज़ाती मामला है। इसी तरीके से जो तहाइफ़ जिनकी कीमत 30,000 रुपये से ज़ायद है वो तोहफ़े ऐसे हैं जिनको आप रख नहीं सकते जब तक आप एक मखसूस रकम अदा नहीं करते। यानी कि जो तोहफ़े 30,000 रुपये से ज़ायद रकम के हैं उन तोहफ़ों के लिए आपको, पहले कानून ये होता था इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले के 20%, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए है उस तोहफ़े की कीमत, उसको असेस किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है और उसकी कीमत लगती है 1 करोड़ रुपए, तो माजी में ये होता था कि आप 20 लाख रुपए जमा करवाएंगे और कानून के तहत फिर वो तोहफ़ा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अब कानून ये है कि 50% रकम जो है वो आपने तोशा खाना में जमा करवानी है और उसके अगेंस्ट आपको वो 1 करोड़ रुपए मालियत का तोहफ़ा मिल जाएगा। और अगेन जब वो तोहफ़ा आपको मिल गया तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उस तोहफ़े के साथ क्या करते हैं। ये कानूनी सवाल नहीं है, यहाँ पर जो सवाल है वो इखलाकी है कि इखलाकी तौर पर आप उस तोहफ़े को रख सकते हैं या नहीं रखते। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस ये है कि उनका जो दौर था वज़ारत उस्मा का, उसमें उन्हें कुल मिलाकर तकरीबन 58 तोहफ़े मिले। उन तोहफ़ों में से 44 तोहफ़े तो ऐसे थे जिनकी कीमत 30,000 रुपये से कम थी, लेकिन 14 तोहफ़े ऐसे हैं जिनकी कीमत 30,000 रुपये से ज़ायद थी। इमरान खान साहब ने वो तोहफ़े रखे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से ये है कि उन्होंने वो तोहफ़े तोशा खाना से लिए। वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते के मुताबिक रकम जमा करवाने के बाद जो तोहफ़े, जब तक कानून 20% तक था वो 20%, और जब दूसरा कानून आ गया तो 50% तक जो है वो कीमत अदा करके उन्होंने उन तोहफ़ों को रिटेन किया। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने उन तहाइफ़ को बेचकर एक तो बनी गाला में जो उनकी रहाइश गाह की जानिब और उस आबादी की तरफ जाने वाली सड़क है उस सड़क को तामीर किया और उसके इर्द गिर्द जो फेंस मौजूद है उस फेंस की तामीर की गई। ये है वो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का। अब रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि आप को जब ये तहाइफ़ मिले तो ये एक एसेट था, असासे थे, और इनके ऊपर असासे को डिक्लेयर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते, उन पर टैक्स जमा नहीं करवाते, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने बदनियती की है, बदनीयती है इसमें शामिल, और आप सादिक और अमीन नहीं रहे। और इस पर इतलाक़ होता है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का, वही क्लॉज जिसके तहत
سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے جو ایک کنفیوژن جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی عدالت ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی شخص کو 62(1)(f) کے تحت 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے کے تاحیات نااہلی کی سزا سنا سکتا ہے، اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے تمام پہلوؤں پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ دعوے رکھ دیتا ہوں، جو دعوے اس ضمن میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر دے گا یہ فیصلہ۔ اور مسلم لیگ نواز جو کہ یہ کہتی ہے کہ اسی قسم کا فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کے اوپر اثاثے ڈکلیئر کرنے کا، ایک ایسی انکم کا جو ان کو اپنے بیٹے سے ہو سکتی تھی، وہ کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں موجود رہنی چاہیے۔ لیکن اسی دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں پرویز خٹک کی ایک آڈیو جو ہے مبینہ طور پر ان کی آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ویسے تو وہ ہدایات ہیں، وہ واضح طور پر اس میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ پشتو زبان میں اپنے جو صوبے میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، کارکنان ہیں سرگرم، اور مختلف پارٹی عہدیدار ہیں جو بلدیاتی حکومتوں کا حصہ ہیں، ان سب کو یہ واضح ہدایات دیتے ہیں کہ اگر تو فیصلہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ آتا ہے تو پھر آپ نے احتجاج کرنے اور بھرپور احتجاج کر کے تحریک انصاف نظر آنی چاہیے۔ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کا جو پولیٹیکل سین ہے وہ مکمل طور پر تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، ہمارے جو دوست کرائم کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، میں نے 3-4 لوگوں سے تذکرہ کیا، ان سے پوچھا کہ ریڈ زون میں کس قسم کے انتظامات ہیں، ایک چکر بھی لگایا، لیکن کوئی بہت زیادہ بھرپور قسم کے سیکیورٹی کے اقدامات نظر نہیں آ رہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ ان راستوں کے اوپر کنٹینرز موجود ہیں، لیکن راستوں کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ 1000 اہلکار اضافی جو ہیں وہ منگوائے جائیں گے الیکشن کمیشن کے اطراف میں سیکیورٹی کے لیے، کہ کہیں اس فیصلے کو سننے کے لیے یا متوقع طور پر اگر تحریک انصاف کے ورکرز الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی انٹوورڈ سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ان کو روکا جا سکے۔ اب جو 10 دعوے کیے جا رہے ہیں، پہلی بات تو میں آپ کو آغاز میں بتاؤں، صدیق جان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کے معاملات کور کرتے ہیں، ہائی کورٹ ہو، جو لوکل کورٹس ہیں، اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اسی طریقہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے بھی اس کیس کی متعدد ہیئرنگز جو ہیں وہ جا کر دیکھی ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ ایک بہت خطرناک کیس ہے، اور اگر اس کیس میں یہ ریاست کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا جائے اور یہ باقاعدہ یہ ڈیسیجن ہو کہ نہیں جناب ہم نے اس کا بھرپور قسم کا اطلاق کرنا ہے اور کچھ بھی ہو کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے نااہل کرنا ہے، تو اس میں اتنی گنجائش ضرور موجود ہے کہ اس قانون کے اس ریفرنس میں جو مختلف قوانین موجود ہیں ان کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ براہ راست نہ بھی ہو، دی ادر وے اراؤنڈ سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی مشروط کر دیں، لیکن اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ صحافی جو پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ باہر موجود ہیں، جو لندن میں موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا ان کی جو ہے وہ جتنے بھی ایونٹس ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں، تو ان کے موقف جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ اور زبردست، جو یعنی کہ بڑا دعویٰ جو ہے وہ ہے۔ اظہر جاوید صاحب جو ہے وہ دنیا ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کیا عمران خان کل نااہل ہونے جا رہا ہے، پاکستانی سیاست نئی کروٹ لے رہی ہے، آخری چند گھنٹے نااہلی رکوانے کے لیے بیک گراؤنڈ رابطے، کیا فیصلہ میرٹ پر ہوگا یا لاڈلے کا سٹیٹس برقرار رہے گا؟ یعنی کہ اس میں جو ہے وہ رائے یہ دی گئی ہے کہ اس وقت کچھ گزشتہ چند گھنٹوں میں جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ آج 2 بجے فیصلہ سنانے جا رہے ہیں جمعے کے روز، تو پھر نااہلی رکوانے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ اس میں دعویٰ کیا ہے کہ نااہلی ہو رہی ہے اور اس کو رکوانے کے لیے گزشتہ چند گھنٹوں میں بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں۔ حسن ایوب ARY کے ساتھ منسلک صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس پر محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ فیصلہ عمران خان کی نااہلی کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ نااہل ہونا ٹھہر چکا ہے، صبح ہوا یا شام ہوا۔ ایڈوکیٹ ہیں محمد اظہر صدیق صاحب۔ محمد اظہر صدیق صاحب جو ہیں ان کی آپ کو معلوم ہے کہ ایفیلیشن اور ایسوسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کل توشہ خانہ یعنی کہ آج توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے،
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उन्होंने रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं उनके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अदालत नहीं है, उसका दायरा कार जो है वो अदालत वाला दायरा कार नहीं है, कोई भी शरारत महंगी पड़ सकती है। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने इसके हवाले से बाकायदा जो अपना शो है वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर किया कि तोशाखाना रेफरेंस का फ़ैसला मुमकिन तौर पर क्या आ सकता है। 3 अहम तरीन गेस्ट इसमें मौजूद थे, इमरान खान साहब के वकील भी मौजूद थे, इरफान कादर भी मौजूद थे और माहिर कानून सलमान अकरम राजा भी। इन 3 का मौक़िफ़ जो है और जो इनके दावे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तोशाखाना रेफरेंस में हामिद मीर ने ट्वीट किया कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि उन्हें यकीन है कि इस केस में इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी जो हैं बराए एहतसाब इरफान कादिर, उनका ख्याल ये है कि इस रेफरेंस का फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत को पनामा केस के फ़ैसले की तरह बदलने वाला है। ये उनका रेफरेंस बताता है। जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं बराए एहतसाब, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह नाअहल हो गए थे नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उस वक्त तब्दील हुआ था, वैसे ही ये फ़ैसला अब जो मंजरनामा है इसको तब्दील कर देगा। लेकिन इसी प्रोग्राम में जो माहिर कानून है सलमान अकरम राजा साहब, एंड आई कोट, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत किसी को सादिक और अमीन करार देने ना देने के हवाले से फ़ैसला देना है, अगर देना है तो ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन देना एक अदालत का काम है और कोई ऐसी डिक्लेरेशन देने का कोई भी और इदारा जो है वो ऐसी डिक्लेरेशन 62(1)F के तहत नाअहली की डिक्लेरेशन देने का मजाज नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये वाज़े है कि इलेक्शन कमीशन इस नौयत की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। शाहीन सहबाई साहब जो हैं उन्होंने कहा कि तोशाखाना की सियासत, सारे बड़े चोर तो छोड़ दिए गए या फ़रार हो गए और मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को एक तोहफ़ा लेने के केस में नाअहल करने का इरादा सिर्फ कोई जहनी मरीज़ ही कर सकता है। अगर इन लोगों को अकल नहीं आई तो फिर ये अपना और सबका बेड़ा गर्क ही करने और मजाक बनाने पर तुले हुए हैं। अफसोस। मोहसिन इजाज़, राजा मोहसिन इजाज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। उन्होंने तमाम जो इसकी हियरिंग्स हैं उनको कवर किया है, तमाम वकीलों के आर्गूमेंट्स सुने हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड जमा होने वाला रिकॉर्ड जो है उसको देखा है, उसके हवाले से रिपोर्ट किया है दुनिया टीवी के लिए। उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस की मुकम्मल कवरेज की है, इल्ज़ामात और उन पर जवाबात, फ़रीक़ैन के दलाइल और जमाशुदा रिकॉर्ड देखा। मेरे लिए इस केस में फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आना बहुत हैरान कुन होगा और अगर ऐसा होता है तो ये ना सिर्फ एक कमज़ोर फ़ैसला बल्कि इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ और तनकीद को सच साबित करेगा। राव खालिद साहब 92 के साथ उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि ECP लाइकली टू लिंक IK डिस्क्वालिफिकेशन टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन 62(1)F कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 62(1)F की तशरीह किस तरीके से करती है उसके साथ मशरूत कर दिया जाएगा इमरान खान साहब की नाअहली को। ये हैं वो 10 अहम और बड़े दावे जो कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अहम पहलू, बिफोर कमिंग टू दी FATF डिसीजन, मैं आपको बड़ा अब जो है वो इसके ऊपर मैं बता दूं कि ये वो केस है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजने से पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस पर समाअतें शुरू होने से पहले और इसके दौरान, इस तमाम वक्त में ये फ़ैसला, ये जो केस है ये अवामी अदालत में भी लड़ा गया है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, इस पर जलसे हुए हैं, इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकारीर की हैं, इस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने तकारीर की हैं, इस पर मुस्लिम लीग नवाज़ और हुकूमत के जो PDM जमातों के मुख्तलिफ वज़रा हैं उन्होंने लब कुशाई की है, इसके हवाले से आर्गूमेंट्स दिए हैं। लेकिन इस तमाम कैंपेन के बावजूद जो अवामी अदालत है उसने, चाहे वो 17 जुलाई 2022 या फिर 16 अक्टूबर 2022 के इंतखाबात हों या फिर 50 से ज़ायद इमरान खान साहब के जलसे, उन्होंने इन इल्ज़ामात की मौजूदगी में अपना फ़ैसला जो है वो इमरान खान के हक़ में दिया। तो जो अवामी अदालत है उसका फ़ैसला वो नहीं है एटलीस्ट जिसके हवाले से बहुत सारे लोग पेश गोई कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर देगा। लोगों को जो है, पीपल आर नॉट रेडी टू बाय दिस डिसीजन या फिर इमरान खान साहब के खिलाफ इन इल्ज़ामात को। आ जाते हैं इसके तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी अहम खबर सामने आएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको मालूम है कि जून 2018 में जिस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया। इसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्यूमुलेट कर लें अगर, जो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पर रहा, पाकिस्तान की लिस्टिंग हुई, उसकी वजह से पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। मैं बड़ी तफसील
से अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब आपको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो आपके हवाले से जो आपकी इंश्योरेंस है वो बढ़ जाती है। अगर आपने बिज़नेस करना है, किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, कोई दुबई में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, मगरबी ममालिक में, मशरक़ी ममालिक में बैठा हुआ शख्स, कारोबारी शख्स पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहता है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ जाता है। ये ख़तरा मौजूद होता है कि ये मुल्क जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गया तो इस पर इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स बंद हो जाएंगे, हमारा सरमाया पैसा डूब जाएगा। तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुई और ओवरऑल 10 अरब डॉलर्स अगर आप एक्यूमुलेट कर लें कि ये वो फ़ायदा था जो हो सकता था, जो कि दरअसल पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अब इसके हवाले से इंडियन लॉबी जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए मुसलसल लॉबिंग करती रही है। बहरहाल एक बड़ी तगोदौ के बाद ये पाकिस्तान ने, आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में किस तरीके से, कितनी मुशक्क़त के साथ क़वानीन पास करवाए गए। ये जो आज हुकूमत में मौजूद हैं, ज़ाहिर है कि ये क्रेडिट तो लेंगे और ये लेना चाहते हैं इसके हवाले से कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवाया है। लेकिन ये वो जमातें हैं जिन्होंने, मैंने जाकर, आपको याद होगा कि इसके हवाले से रिपोर्टिंग भी की, कौमी असम्बली से आपको बराह रास्त तफसीलात बताई उस वक्त जब ये सारा मामला चल रहा था। और जो FATF के लिए लेजिस्लेशंस दरकार थी, जो कानून साजी होनी थी, उस पर इन जमातों ने ये बाकायदा गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया था कि आप नैब कवानीन में जो तरामीम हैं वो करेंगे, 34-35 शिकों में तरामीम करेंगे तो फिर हम वोट देंगे। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे ये कवानीन उस वक्त में, उस दौर में पास हो गए थे। इनकी गवर्नमेंट आने के बाद से अब तक कोई बहुत सब्सटेंटिव काम नहीं हुआ। जो ज़्यादातर काम था वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, उसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसने भी बड़ा किरदार अदा किया, उस वक्त की हुकूमत ने बड़ा किरदार अदा किया। और ये जो जमातें और फिर कुछ ख़ास मखसूस सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने बल्कि ब्लैक लिस्ट में डालने की जो इंडियन लॉबिंग थी उसको पाकिस्तान में प्रोमोट करते रहे। उनका ज़ाहिर है कि उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ था, अभी भी उनका मौक़िफ़ कायम है। लेकिन ये सारा मामला होने के बावजूद अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इंतहाई कवी इम्कान है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव, जो इतलात, जो वाइब्स हमें आ रही हैं, जो तफसीलात हमारे सामने हैं कि आज पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। ईज़ जो है ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान वो बढ़ने से एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान की मईशत को होगा, वो फ़ायदा जो है वो आपको होगा, हमें होगा। लेट्स सी ये सारी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। इसके हवाले से एक बहुत ही अहम पहलू है जो इंडिया की तरफ से ख़ास प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया, उसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करूँगा। ये एक जंग जो है वो जारी रहेगी, वो जंग ख़त्म नहीं होगी, चाहे फ़ैसला इमरान खान के फेवर में आए, इमरान खान के अगेंस्ट आए, FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। एक जंग इसका क्रेडिट किसको जाता है और दूसरी जंग ये जो आर्गूमेंट्स हैं, दिस आर्गूमेंट्स विल नॉट डाई, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से हों, चाहे इमरान खान साहब के हवाले से हों। जो 60-1F है, ये आर्गूमेंट्स आपको चलते हुए और ये जंग आपको सोशल मीडिया पर बरकरार नजर आएगी। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।